हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की हिंदी बुक की स्टोरियाँ। इसमें पहली स्टोरी है दो बैलों की कथा, जिसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे इसका अर्थ है अत्यधिक। जब हम किसी आदमी को अत्यधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ में मूर्ख का उदाहरण देते हैं तो उसको गधा ही कहकर संबोधित करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित और सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। तो क्या गधा सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने ही उसे यह उसकी सहनशीलता ने भी उसे यह पद दे दिया है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अर्थात गाय को हम बहुत सीधा जानवर मानते हैं, लेकिन वह भी सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। अर्थात कभी किसी ने क्या किसी गधे को क्रोध करते देखा है? नहीं। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। अर्थात हम गधे के साथ जैसा भी व्यवहार करें, वह कभी उसके प्रति अपना विरोध प्रकट नहीं करता। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा, या जिसको हम खेल कह सकते हैं। वैशाख का माह बच्चों कब आता है? ये आता है अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास। तो वैशाख में एक आध बार इसे क्रीड़ा करते तो हम देख सकते हैं, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। अर्थात गधे के चेहरे पर विषाद अर्थात उदासी, गधे के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अर्थात सुख दुख हो, अच्छा बुरा हो, कैसी भी दशा हो, लेकिन उसकी ये जो स्थायी रूप से उदासी उसके चेहरे पर रहती है, इसको कभी हमने बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अर्थात ऋषि मुनियों में जो शालीनता का गुण होता है, वे सभी उसमें पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा। तो ऋषि मुनियों की शालीनता का गुण उसमें अंतिम सीमा तक पहुंच गया है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अर्थात उसके अच्छे गुणों का भी इतना अनादर होता है, इतना अपमान होता है, ये हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यह जब कथा कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था। ये आजादी से पहले की कहानी है, जब भारत एक गुलाम देश था। उस समय का वर्णन किया है इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अर्थात इन लोगों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था। भारतवासियों के लिए कहा गया, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतवासी उस समय इतने सीधे थे, कभी शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे अपने बुरे समय के लिए बचाकर रखते थे, जी तोड़ मेहनत करते थे। अर्थात बहुत मेहनत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम थे। अर्थात भारतवासियों को इतना सहनशील दिखाया गया है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखें, इसमें ईंट का जवाब पत्थर से देना एक मुहावरा प्रयोग किया गया है कि अगर भारतवासी भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। बच्चों, इसमें उस समय के परिवेश के बारे में कहा गया है, जैसे उस समय चाल चलन था, जिसमें ईंट का जवाब पत्थर से देने को ही सभ्य कहना। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया। इसका अर्थ होता है गणे का सम्मानित। अर्थात उस समय ऐसा परिवेश था कि जापान ने जब युद्ध जीता तो उसे सभ्य जातियों में गिना जाने लगा, उसको सम्मानित किया गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो प्यारे बच्चों, इसमें बैल के बारे में कहा गया है, जिसको मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गधे के छोटे भाई के रूप में दिखाया है, बताया है हमें। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ अर्थात बैल। तो जिस प्रकार हम गधे का शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार बैल को कहते हैं। जैसे आपने मुहावरा सुना होगा, बैल बुद्धि, अर्थात मूर्ख, जिसकी बुद्धि मोटी होती है, उसे कहा जाता है बैल बुद्धि। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। अर्थात इसमें बैल के बारे में बताया गया है कि बैल इतना भी सीधा नहीं है, कभी कभी वह भी मारता है, अर्थात अपना विरोध प्रकट करता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अर्थात बच्चों, आपने कभी कभी देखा होगा कि बैल है वो मारता है, उससे बचकर चलते हैं, तो इसी बारे में इसमें कहा गया है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा होता है। इसमें वही कहा गया है कि बैल असंतोष प्रकट करता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो
बच्चों इसमें झूरी काची के दो बैल होते हैं, एक हीरा और दूसरा मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। इसमें बैलों के बारे में बताया गया है कि बैल देखने में सुंदर थे, काम में भी चौकस अर्थात आगे थे, डील में ऊंचे अर्थात उनकी कदकाठी ऊंची थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। तो ये किसके बारे में कहा गया है? हीरा और मोती दोनों बैलों के बारे में, कि साथ साथ रहते हुए उन दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुंह भाषा में विचार विनिमय करते थे। बच्चों आपने देखा होगा कि जानवर एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं और समझते भी हैं, तो उसी भाषा को मुंह भाषा कहा गया है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुंह भाषा में विचार विनिमय करते थे, अर्थात अपनी बातें एक दूसरे से कहते और समझते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। ये दोनों बैल हीरा और मोती एक दूसरे से कैसे अपनी बातें कह सुन लेते थे, इनको हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कुछ ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, अर्थात गुप्त शक्ति मतलब छुपी हुई शक्ति। तो बैलों के बारे में कहा गया है कि निश्चित ही उनमें एक ऐसी शक्ति थी जिससे वे बातें करते थे और मनुष्य उनको नहीं समझ पाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे, अर्थात हीरा और मोती दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्यार दिखाते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह अर्थात अलगाव, लड़ाई, अलग होना, और विनोद अर्थात हंसी मजाक। तो कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कभी कभी दोनों खेल खेल में आपस में सींग भी मिलाते थे, लड़ाई की वजह से नहीं, हंसी मजाक की वजह से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल गप्पा होने लगता है। तो जैसे आपने बच्चों देखा होगा, जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वे भी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो उसी के बारे में इसमें कहा गया है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, अर्थात हंसी मजाक के बिना जो दोस्ती होती है वो भी कुछ फुसफुसी और हल्की सी दिखाई देती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। प्यारे बच्चों, इसमें बैल की भावनाओं के बारे में बताया गया है कि वह नहीं चाहता कि दूसरे पे ज्यादा बोझ हो, इसलिए दोनों ये चाहते थे कि ज्यादा बोझ उनके ऊपर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, अर्थात दिन भर काम करने के बाद जब उन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, खोला जाता था तो वे एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद अर्थात जिसमें जानवरों को खाना, उनका भूसा आदि मिलाया जाता है, उसको कहते हैं नांद। तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे, अर्थात दोनों बैलों में इतना प्यार था कि वे साथ ही भोजन करते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, अर्थात वो साथ ही खाते थे, एक के हट जाने पर दूसरा भी हट जाता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। इसमें झूरी की ससुराल के बारे में कहा गया है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब जब बैलों को भेज दिया गया तो उनको नहीं मालूम था कि उनको क्यों भेजा जा रहा है। वे समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अर्थात हीरा और मोती को ये लगा कि उनके मालिक झूरी ने उनको बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, अर्थात जब झूरी का साला उन बैलों को अपने घर ले जा रहा था तो उन दोनों को ले जाने में, हीरा और मोती को ले जाने में उसे बहुत परेशानी हुई। दांतों पसीना आ गया, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत मुश्किल से, परिश्रम करके। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, अर्थात वह उसके विपरीत व्यवहार कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। जब वह उनको मारता था तो दोनों सींग नीचे करके हुंकार भरते थे, उसको डराने का प्रयास करते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। इसमें हीरा और मोती के बारे में कहा गया है कि अगर भगवान ने उनको वाणी दी होती, मनुष्य की तरह आवाज दी होती, तो वे अपने मालिक झूरी से पूछते कि तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अर्थात हमने तुम्हारी पूरे मन से सेवा की। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। इसमें हीरा और मोती कह रहे हैं, अगर हमारी मेहनत में कुछ कमी लगी तो हमसे और काम करवा लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, अर्थात वह जी जान से उसकी चाकरी अर्थात नौकरी करना चाहते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। इसमें हीरा और मोती अपनी बातें सोचते हैं कि हमारे मालिक ने जो कुछ हमें दिया हमने चुपचाप खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। तो प्यारे बच्चों, हीरा और मोती को तो यही लग रहा था कि उनको बेच दिया है, वह झूरी की ससुराल नहीं गए, उनको लगा कि उनको झूरी ने अर्थात उनके मालिक ने उनको बेच दिया है। संध्या समय
दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, अर्थात उनको अपने नए स्थान पर पहुंचते पहुंचते संध्या अर्थात शाम हो गई। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अर्थात दिन भर के भूखे होने के बाद भी जब उनको नान में उनका चारा डाला गया तो हीरा और मोती में से दोनों में से किसी ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, अर्थात खाने के लिए नहीं बढ़े। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। इसमें हीरा और मोती को बहुत दुख था कि जिसे वे अपना घर समझते थे आज वह उनसे छूट गया। यह नया घर, नए गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अर्थात वो जिस नए स्थान पर गए थे वहां उन्हें सब कुछ नया, अजनबी लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखैयों से देखा और लेट गए। अर्थात हीरा और मोती ने आपस में अपनी भाषा में एक दूसरे से बात की और चुपचाप लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात रात होने पर जब गांव में सभी लोग सो गए तो दोनों ने अर्थात हीरा और मोती ने जोर मार के पगहे का अर्थ होता है जिसमें बैलों की रस्सी को बांधा जाता है, अर्थात खूंटा भी कहते हैं इसे कहीं कहीं। तो उन्होंने जोर मारकर उसको तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अर्थात जिसमें उन्हें बांधा गया था वो बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, अर्थात वो इतने मजबूत थे कि आसानी से टूटने वाले नहीं थे। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं, अर्थात हीरा और मोती ने इतनी जोर लगाया कि एक एक झटके में ही रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब झूरी उनका मालिक वह सोकर उठा, झूरी कौन, जिसके पास वो पहले रहते थे, जो उनका मालिक था हीरा और मोती का। तो जब वह प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, अर्थात दोनों अपने पुराने स्थान पर पहुंच गए थे रात भर में। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराम लटक रहा था, अर्थात जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, उनके गर्दन में गराम का अर्थ होता है फुंदेदार रस्सी। जो आपने बच्चों देखा होगा बैलों के गलों में एक रस्सी बंधी होती है जिसमें घंटियां भी होती हैं और फूल से सजी हुई होती हैं, तो वह आधा आधा गराम लटक रहा था, तो वह आधी आधी टूटी हुई लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। तो बच्चों इसमें विद्रोह में स्नेह का अर्थ होता है वो विरुद्ध उसके हैं पर फिर भी प्यार दिखाई देता है। तो घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं, अर्थात उनके पैर रात भर भागने की वजह से, कीचड़ में पड़ने की वजह से ऊपर तक कीचड़ में भीग चुके हैं, लेकिन दोनों की आंखों में विद्रोह होने के बाद भी स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, गदगद अर्थात खुश हो गया। तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से खुशी से झूम उठा, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, अर्थात झूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को, हीरा और मोती को गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी जब उन्हें प्रेम कर रहा था, गले में बाहें डालकर खड़ा था, उनको चूम रहा था, तो वह दृश्य बहुत ही अच्छा था, मन को मनोहर अर्थात मन को हरने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे, अर्थात जब गांव के बच्चों ने देखा कि हीरा और मोती लौट आए हैं तो वे इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अर्थात कि गांव में यह घटना कोई नई नहीं थी लेकिन महत्वपूर्ण अवश्य थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बच्चों ने इकट्ठे होकर उनके विषय में कहा कि इनको पशुओं को, वीरों को अभिनंदन पत्र, इनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा, अर्थात वह सभी बच्चे मिलकर अपने घर से रोटी, गुड़, चोकर और भूसा लेके आए हीरा और मोती बैलों के लिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद अर्थात उस बात का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री अर्थात उसकी पत्नी ने जब बैलों को अपने दरवाजे पर देखा, अपने द्वार पर, घर के द्वार पर देखा, तो वह जल उठी, अर्थात वह क्रोध में भर गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। इसमें झूरी इसलिए रुष्ट होती है क्योंकि वह उसके भाई बैलों को झूरी की पत्नी का भाई लेकर गया था अपने यहाँ काम करवाने के लिए, लेकिन बैल तो वहां से भाग आए थे, इसलिए वो क्रोध से भर उठी और उनको नमक हराम कहने लगी कि वह वहां क्या एक दिन भी काम नहीं कर सके और भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? झूरी अपने बैलों की तरफ का पक्ष लेते हुए बोला, नमक हराम क्यों है ये? इनको चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, इसलिए भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिलाकर रहते हैं। इस पर झूरी की पत्नी ने उसका विरोध किया कि तुम ही बैलों को बस खाना खिलाना जानते हो, बाकी सब क्या पानी पिला पिलाकर रखते हैं।
झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। तो झूरी अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर इनको चारा मिलता तो ये क्यों भागते, वहीं ना रहते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। तो इसमें झूरी की स्त्री कहती है कि लोग तुम्हारी तरह उनको प्यार ही नहीं करते, अगर उनको खिलाते हैं तो उनसे रगड़ कर जोतते, अर्थात उनसे खूब मेहनत भी करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले, अर्थात यह दोनों काम से बचकर भागकर आ गए हैं। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। खली और चोकर अर्थात बैलों का चारा, कि कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। अर्थात झूरी की स्त्री गुस्से के कारण कहती है कि इनको सूखा भूसा ही खिलाऊंगी। वही हुआ, मजदूर को कड़ी तारीफ कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अर्थात झूरी की पत्नी ने मजदूर से कह दिया कि इन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। बैल ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। अर्थात सूखा भूसा मिलने पर जब हीरा और मोती ने उसको खाना चाहा तो उन्हें रोज से कुछ अलग लगा, ना उसमें चिकनाहट थी ना कोई रस ही था, तो कैसे खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अर्थात हीरा और मोती एक उम्मीद से द्वार की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी ने मजदूर से कहा जिसने हीरा और मोती को चारा डाला था कि इसमें थोड़ी सी खली मिला दे। मजदूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो इस पर झूरी कहता है, चुरा कर डाला। मजदूर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, अर्थात पीछे बाद में तो तुम भी उन्हीं का ही पक्ष लोगे। इस प्रकार बच्चों, आज का हमारा इस कहानी का, बैलों की कथा का पहला भाग पूरा हुआ। अब हम इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।